चालू हो गया। सबसे पहले रे और वेव ऑप्टिक्स में, इधर रे एंड वेव ऑप्टिक्स मालूम है? रे का मतलब किरण और वेव तरंग। क्या, अच्छा आप ये बताइए, क्या आपको मालूम है किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछा है। रे यानी किरण, रेखा और रेखाखंड, दो तीनों में अंतर क्या होता है? नहीं मालूम? अब आप इनमें बताओगे, अभी तो हमने खींच दिया, चलो अब आप बताओगे कौन क्या है। समझ में आ रहा है? तीनों में अंतर दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है रेखा, लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, यानी दोनों तरफ ये कंटिन्यू चल रही हो। और इसमें क्या है, एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ कंटिन्यूस चल रही है। ये क्या हो गई? रेखाखंड, ओ सॉरी, ये हो गई किरण, क्योंकि किरण एक तरफ से चलना स्टार्ट होती है एक डायरेक्शन में। ये हो गई रे, और ये क्या है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, यानी रेखा का एक टुकड़ा, खंड, लाइन सेगमेंट हो गई। तीनों में थोड़ा सा अंतर है, मालूम हो गया होगा। चलिए आप बताएं, इसमें इसके बाद जो हम रे की बात करेंगे तो रे किरणें किसमें उत्पन्न होगी? प्रकाश में। और वेव की बात करेंगे बाद में, पहले रे की बात कर लेते हैं। तो जब रे की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताना है प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। बताओगी? लाइट क्या है? आप बोलोगे सर वस्तुओं को देखने का माध्यम है। बिना प्रकाश के वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी ना। वस्तुओं को देखने का माध्यम क्या है? प्रकाश है। मीडियम ऑफ सी द ऑब्जेक्ट, ये एक मीडियम हो गया। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण की बात करें, तो आपको मालूम है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की स्पीड क्या होती है? बोलो। प्रकाश निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक। अगली प्रॉपर्टी आप बताइए, और लाइट में क्या होता है? लाइट में और कौन सी चीजें होती हैं? लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट कैसा है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होगा, तो ट्रांसवर्स इन नेचर। अगला है प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है। और प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में
रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण, पोलराइजेशन होगा और क्या होगा, ध्रुवण होता है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन हो गया। ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होता है। और कुछ? जितना माध्यम सघन होता जाएगा, सघन का मतलब पता है, डेंसर मीडियम। सबसे रेयर मीडियम कौन है? वायु हो गई, यानी गैस। गैस से जो भी डेंसर होगा, सघन माध्यम होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, इनमें प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होगी। क्या लिखते हैं? विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में, हाँ, प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। विरल का मतलब रेयर मीडियम और सघन का मतलब डेंसर मीडियम। तो याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन डेंसर मीडियम कंपेरिजन टू रेयर मीडियम। तो सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। उल्टा बोलना चाहो तो विरल की अपेक्षा सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद आप बताइए, प्रकाश के जो सोर्स होते हैं, जिनको आप दीप्त वस्तुएं बोलते हैं, बताइए दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? यानी ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे कोई बताओगे? सन हो गया, जिनमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। लाइट सेल्फ जनरेशन, स्वयं से लाइट जनरेट हो जाए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बोला है सन, सूरज, और बल्ब और कैंडल और लैंप, इन सब में लाइट स्वयं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त क्या होती हैं? अदीप्त यानी को प्रदीप्त भी बोलती हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? इसी का उल्टा, जो दूसरे के प्रकाश से क्या होंगे? प्रकाशित होंगे। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लाइटनिंग फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट लाइट, दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट से लाइटनिंग होगी, शाइनिंग करेंगे। जैसे नेचुरल हो गया मून, डेस्क हो गई आपकी, कुर्सी मेज जो भी है, इन सब में लाइट नहीं होती है,
जब इन पे लाइट पड़ती है तो आपको ये विजिबल होती दिखाई पड़ती है। ये हो गई लिमिनस नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा प्रकाश का परावर्तन। ये आपको मालूम है कि जब किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये मान लीजिए लाइट रे हो गई, जिसको हमने क्या किया, ये शाइनी और स्मूथ सरफेस हो गया ग्लास का था, इस पे एक तरफ हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टर का काम करेगा, मीन्स परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। और प्रकाश परावर्तित हमेशा परावर्तक पृष्ठ से ही होगा। ये हो गई परावर्तित किरण। मीन्स, अरे उल्टा लिख दिएगा, आपतित किरण, और यानी इंसिडेंट रे हो गई। तो इंसिडेंट रे जैसे किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होगी एट इंसिडेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको इंसिडेंट पॉइंट भी बोलते हैं, परावर्तक बिंदु, ओ आपतन बिंदु बोलते हैं। जब ये यहां टकराएगी तो ये इस पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होगी जिसको आप अभिलंब या नॉर्मल बोलते हो। नॉर्मल से जितना डिग्री पे ये इंसिडेंट लाइन थी इतने ही डिग्री पर नॉर्मल के दूसरे साइड में ये उसी मीडियम में लौट आएगी, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। रिफ्लेक्टिंग रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन एंगल आर हो गया। और ये इंसिडेंट रे द्वारा बना है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। तो इसमें कंडीशन ध्यान देना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर हमेशा लाई करती हैं। ये रिफ्लेक्शन लॉ भी है। लॉज क्या है, पहला क्या है इसका लॉ, इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इससे ज्यादा इसमें और नहीं पूछेगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कब होगा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से, अपने मार्ग से क्या होती है, मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझना इसको, जो पीछे था वो थोड़ा इजी था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको, कुछ चीजें यहाँ बनेंगी क्वेश्चन अच्छे अच्छे। ये हमने ले लिया ग्लास यानी कांच, बाहर क्या है, एयर, नीचे भी एयर ही होगी, तो एयर क्या हो गया हमारा, ये रेयर मीडियम हो गया ना, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। कैसे पता विरल माध्यम,
क्योंकि एयर के जो पार्टिकल होंगे वो ग्लास के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं और ग्लास के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ग्लास क्या होगा, वायु से ज्यादा डेंसर होगा, सघन होगा। तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये हो गया इसका नॉर्मल, ये अपने पाथ से मुड़ गई। लेकिन सवाल ये था किधर मुड़ेगी, हमने तो नीचे की तरफ मोड़ दिया, ऊपर क्यों नहीं मुड़ी। तो आपको पता होगा कि जब विरल से सघन में आएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, अविलन की ओर झुक जाएगी। ये पॉइंट मान लीजिए ए हो गया, यहां पे आके मिलती है, यहां से अब ये निकलना चाह रही बाहर, कहां, एयर में, यानी सघन से जा रही है विरल में। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, बाहर की तरफ मुड़ गई। अब इन दोनों कंडीशन में जरा ध्यान देना, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारा आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल हो गया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद ये कौन सा एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। अगर ये एयर से चली थी और मीडियम को पार करके फिर से एयर में निकल रही है तो यहां पर इंसिडेंट एंगल, जो पहले रिफ्रैक्शन था यहां इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, और जो एयर में पहले था एंगल वही यहां भी हो जाएगा। यानी इस बी पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल कौन है, आर है, ध्यान रखना। नहीं आप लोग आर को यहां पर बोल दोगे अपवर्तन कोण, और ये कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहां बताइए एट पॉइंट ए पॉइंट पर इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन एंगल है। कब है, जब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी। एट पॉइंट बी की बात कर लो, बी पर क्या होगा, आप देख रहे हो आई बड़ा हो गया, आर छोटा हो गया, यानी इंसिडेंट छोटा हो गया, रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो उल्टा हो जाएगा इस कंडीशन में। तो एट पॉइंट बी पर क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्रैक्शन एंगल, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। ये दोनों याद रखना। कब होते हैं ये, जब डेंसर से रेयर में जाएगी प्रकाश किरण, सघन से विरल में जाएगी, तब ये घटना मिलेगी। इनको ध्यान रखना। इसमें से अधिकांश चीजें आपको पहले से याद रही होंगी सब लगभग, हैं? इसलिए थोड़ा स्पीड में ले लिया था क्योंकि मालूम था कि आपको पहले से आता है। जेई का कोई है, कोई नहीं है।
विपिन नहीं है, सत्यम, शिवा, लालती, वैष्णवी, मेनका, शानिया, आयुष, कामिनी, अंकिता, संध्या, मयंक सिंह, प्रिंस, अटल वाजपेयी, पल्लवी, खुशबू, सोनम, जानवी, आर्यन, मयंक सिंह, अतुल, अतुल सेकेंड, प्रतिष्ठा, धीरेन्द्र, मोहम्मद अमीन, कीर्ति। और कोई बचा इसमें? सबका हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। रिफ्रैक्शन में और कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछोगे मतलब हमको ही बताना पड़ेगा। सॉरी। लॉज क्या होंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। पहला सेम है, इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल यानी आपतन आपतित किरण अभिलंब और रिफ्रैक्टेड रेस लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही तल पर तीनों स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? साइन ऑफ, नहीं रेशियो तो लिखा ही नहीं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक आप लोग बोलते हैं इसको। अपवर्तनांक क्या बताता है? ये भी वही चीज बताता है, रेयर और डेंसर मीडियम कौन कितना हार्ड है, कौन कितना सॉफ्ट मीडियम है। तो सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। हाँ, और मिनिमम कितना? 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना तो 1 से छोटा होगा और ना तो डायमंड का 2.4 से बड़ा होगा। सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेकर 2.4 के बीच में होंगे। अगर इससे ऊपर कोई दिया है तो गलत दिया है, 1 से नीचे कोई दिया गलत दिया है। तो ये क्या होता है? साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग n से लिखते हैं। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये बताता क्या है? दूसरे मीडियम के लिए फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में बताता है। तो ये 2n1 हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव जो रेज है वो 1 मीडियम से गई है, सेकेंड मीडियम में गई है। आगे बढ़े, केस नंबर फर्स्ट, उसी से बनाएंगे, यहां रूल बन जाएंगे। उस फिगर को क्या नाम दें?
चलो हम ऐसे लिख देते, आप ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू फिगर, ये जो सेकेंड लॉ है इसको स्नेल्स रूल भी बोलते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट पर लगा दो स्नेल्स रूल, इसको लगाना है। तो आपतन कोण कितना है, आई अपॉन में इज इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बताएगा कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है। तो कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो इसको लिखेंगे हम समझने के लिए ए एन जी, ठीक, मीन्स एयर से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। अब लगा दो एट पॉइंट बी पर, यही लगा दो, बी पर लगाओ। इंसिडेंट एंगल कितना है, आर हो गया, और आपतन कोण आई हो गया। कहां से कहां, जी एन ए, जी से ए में गया ना। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, इसका मतलब क्या है, लाइट रे ने, प्रकाश किरण ने एयर से चलना स्टार्ट किया था और बीच में जो भी माध्यम पड़े, जो भी मीडियम पड़े, उनको पार करते हुए फिर से वो एयर में निकली। अगर ऐसी कंडीशन मिले कि लाइट रे एक मीडियम से चलना स्टार्ट करे और कई मीडियम को पार करते हुए लास्ट में उसी मीडियम में निकल रही हो जिससे उसने चलना स्टार्ट किया हो, तो उसके बीच में जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे सभी का गुणनफल 1 होगा। इसका ये मतलब हुआ, ये बताना था। समझ गए इसको। यहां से फार्मूला बना लो, जी एन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन ए एन जी बनेगा। यानी अगर लाइट रे एयर टू ग्लास जा रही हो और आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर कितना होगा, उल्टा हो जाएगा फार्मूला, आंसर निकल आएगा ना। आगे देखना, केस नंबर 2, इफ वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन देम, अगर इनके बीच में जो फिगर था एयर और ग्लास, इनके बीच में अगर हम जल भी भर दे, पानी भी भर दे, तो क्या इफेक्ट आएगा। जल का मतलब है जरूर नहीं कि जल ही भर दो, कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देना, ये हो गया ग्लास, इसके ऊपर हमने ये भर दिया वाटर, बाहर क्या है, एयर, यहां भी है एयर। अब आप बताएं जरा, अगर लाइट रे इस पे इंसिडेंट करेंगे, पॉइंट ए पर आएगी, अब यहां से रिफ्रैक्ट होगी, किस तरफ जाएगी, हाँ टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। अब बताइए वाटर से ग्लास में आएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, और झुक जाएगी, क्योंकि ग्लास से वाटर रेयर मीडियम है, ग्लास ज्यादा डेंसर हो गया, और मुड़ जाएगी। और जब एयर में आएगी तो जहां से चली थी वहीं फिर आ रही है, यानी यहां जो एंगल होगा ना वही एंगल यहां पर, जिस डायरेक्शन में ये रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये भी मुड़ जाएगी। ए बी सी 3 पॉइंट बने। अब देखिए हम डायरेक्ट लगा देंगे यही रूल, एट पॉइंट
ए बी सी तीनों पे इकट्ठा, क्योंकि पीछे पढ़ चुके। एयर से चली, लास्ट में एयर में निकली, बीच में जितने मीडियम है उनको पार किया, तो सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होगा। तो बताओ पहले ए पॉइंट के लिए क्या बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ए एन डब्ल्यू, एयर से वाटर, फिर वाटर से कहां जा रही? ग्लास में, फिर कहां जा रही? ग्लास से एयर में, सभी का मल्टीप्लीकेशन, यही तो होगा। अच्छा यहां से बोलिए जरा डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या आएगा? ए एन डब्ल्यू जी एन ए, इधर भेज दो, जी एन ए हो गया। और अभी आपने करंट में पढ़ रखा है जी एन ए इक्वल टू क्या होता है? अपॉन के, फिर अपॉन में उलट के ऊपर जाएगा। तो ये देखिए नया फार्मूला बन गया दो मीडियम के लिए, यहां एयर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यू एन जी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा वो पहले लिखना है, ठीक। अगर इसका फार्मूला बनाना है तो जो बाद में है यानी ग्लास, इसको एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर लिखना है, और जो पहले है इसको नीचे लिखना है। इसी के हिसाब से बताइए जी एन डब्ल्यू का फार्मूला क्या बनेगा? हमने क्या बताया ऊपर, जो बाद में है उसको एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर लिखना है, और जो पहले है उसको एयर के रिस्पेक्ट में नीचे लिखना है। अगर हम आपसे पूछे जी एन डी का बताओ फार्मूला, ग्लास से डायमंड में जा रही हो, फार्मूला क्या बनेगा? ए एन डी अपॉन में ए एन जी। समझ गया? बना लोगे? किसी भी मीडियम के लिए बना लोगे ना फार्मूला, ठीक। तो ये मेन है और ये फार्मूला है, इनको ध्यान रखना। आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बस ये चीज नहीं पढ़ी होगी, है ना। अपवर्तन में ये नहीं पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अच्छा लाइट रे जब आती है सन से, मान लो आ रही है, तो पहले कौन सा मीडियम पड़ेगा? उसको एयर ही पड़ेगा। तो आपको मालूम है एयर में स्पीड ऑफ लाइट को किससे लिखते हो? सी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान रखना, एन इक्वल टू बनेगा सी अपॉन वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अपॉन में ये भी स्पीड ऑफ लाइट होगी इन मीडियम, जिस मीडियम में जा रही होगी। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, फार्मूला हो गया। एक तो यहां से निकलता है मीडियम के लिए, नोट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर, एयर के लिए कितना? 1, अभी आपने बताया था। उसके बाद ग्लास के लिए कितना होता है? नहीं मालूम? 1.5 मीन्स 3/2। वाटर के लिए 1.3। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके ग्लास और वाटर का क्या मालूम हो रहा है कौन ज्यादा डेंस है? ग्लास का ज्यादा है ना। ध्यान रखना ग्लास और वाटर में वाटर रेयर मीडियम हो गया।
अच्छा, डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड यानी हीरा भैया हो गया कितना, तो ये है और ये है मिनिमम। तो महत्तम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 और मिनिमम 1। बहुत स्पीड से खत्म कर रहे हैं, कहीं पे आपको दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब भी नहीं है। एग्जाम्पल बताओ एक दो रिफ्रैक्शन के। जैसे पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, जैसे मान लो पेन को डाल दिया, आधी ऊपर है आधी अंदर है, तो टेढ़ी दिखती है ना, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाइए तो ऊपर से आप देखिए, आपको उसकी जो तली है काफी ऊपर दिखती है, आपको लगेगा पानी बहुत कम गहरा है, लेकिन जितना दिखेगा उससे कहीं ज्यादा वो गहरा होगा। क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होगा, उसकी जो सरफेस होगी, तली होगी, काफी ऊपर आपको दिखेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी आप जाइए स्विमिंग पूल में तो उसकी गहराई देखकर आप मत आंकिए कि इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा गहरा होगा वो। और क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक। और क्या है, तुम थक गए होगा हैं? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ना दिख रहा तो आगे बढ़ जाओ, सीट खाली पड़ी है। नींद आ रही क्या? नींद आ रही क्या? तो फिर काय खोपड़ी नीचे रख लिए तुम, कमजोरी आ गई, कुछ खाया पिया करो भैया, ताकत कहाँ जा रही सब हैं? कुछ खाओ भैया ठीक ठाक, खाली दाल चावल खाए से ताकत नहीं आएगी, ठीक। पूरे कुछ एक्स्ट्रा लो। खाते हो नहीं खाते कुछ, क्या खाते हो? सब कुछ मैं कहा दो चार थी बता, जो कुछ खा ले हैं जो सब कुछ कमजोर नहीं है तो हैं? ऐसा नहीं है फिर। कंप्लीट डाइट पढ़ा है ना बायोलॉजी में, कंप्लीट डाइट क्या होती है, जिसमें बॉडी के लिए सारे आवश्यक मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ मिलना चाहिए। कंप्लीट डाइट लो, अब मिलते ना वही वही दाल चावल रोटी। पिज्जा बर्गर मोमोज का नाम मत लेना, मिलता नहीं है। बढ़िया अंजीर खाओ, चिया सीड्स, चिया सीड्स मत खाओ, वो तो वेट लूज करने के लिए होता है, नहीं तो और कमजोर हो जाइए। और पंपकिन सीड्स खाओ, खजूर खाओ, खजूर छुआरे नहीं, खजूर, ठीक। खजूर 15 दिन खा लो, एकदम बढ़िया गाल गुब्बारा जैसा हो जाइए, एकदम बढ़िया टमाटर की तरह हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खजूर में भर भर के फाइबर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत होता है खजूर में। खा के देखिए एक बार, तुम महीने भर खा के देख लो, तुमको ना लगे तो बताना हमको। और अंजीर जरूर खाइए, एक कहावत है ना, जो खाएगा अंजीर वो तोड़ देगा जंजीर, बहुत ताकतवर होता है अंजीर। आयुर्वेदिक चीजें खाओ रोज, तो देखो अश्वगंधा खा के देखो,
है। अश्वगंधा जड़ी बूटी होती है, पाउडर भी आता है। आप जड़ी मत लेके आओ, पाउडर ले लो। 5 से 6 ग्राम खानी होती, 5 से 6 ग्राम, एक चुटकी भर। एक गिलास पानी दूध मिल जाए तो बहुत है। अरे भैया तुमने कहा क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूछो। शारीरिक दुर्बलता, दुर्बलता में सब कुछ आता है ना। मेंटल डिसऑर्डर, आपको टेंशन है, मानसिक तनाव है, थकान है, नींद नहीं आती है, किसी को नींद ना आती हो खिला के देखो। कोई कोई को देखो, आपकी उम्र में कुछ बच्चे होंगे, कोई उनसे एक गिलास पानी मांगो ऐसे देंगे हाथ हिला से, देखा है ना। कोई कोई खोपड़ी देखो ऐसे होता है। अश्वगंधा खिला के देखो, ठीक हो जाएगा। अश्वगंधा है, तुम लोग नहीं यूज करना, लड़कों के लिए है अश्वगंधा, तुम लोग नहीं। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। सफेद मूसली खाओ, एकदम एनर्जी से भरे रहोगे। गर्ल्स आपको देखो, आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है, आपकी बॉडी में उत्तेजना कौन पैदा करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना। आप में कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है। हाँ, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। जब कभी आपको अट्रैक्शन होता है किसी अपोजिट जेंडर की तरफ, तो यही हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। पेपर में कई बार पूछा गया है, लव हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को। आपके पास नहीं होता वो, आपके पास टेस्टो हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन होता है। मैग्नेटिक फिर अभी नहीं, मिटाए इसको, थोड़ा खिलाई पिलाई भी दे दो। मूली नहीं कह रहे हैं, सफेद मूसली इतनी इतनी आती है। एक होता है, एक नाम सुनाओ, सतावर। सतावर आपने, अच्छा सोचो, इतना ताकतवर होता है। जब किसी महिला को डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो आपको पता है कि बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलता है ना। बॉडी में बहुत सारी कमजोरी आती है। तो आपने सुना होगा उसको, पहले जो दादी वादी होती थी वो बना के घोल बनाती थी, क्या बोलते थे उसको? एक तो सुठैला होता है, एक और कुछ बनाती है लिक्विड में, है कुछ कहते हैं, बताओ नाम याद हो तो। है दलिया नहीं, अरे वो बनता है, उसमें गुड़, सारे ड्राई फ्रूट और उसमें सतावर मिलाते हैं। शरबत मतलब घोल टाइप का पीती उसको महिलाएं, और उसको पी करके उनको केवल 5-6 दिन पिला दो, सारी कमजोरी खत्म, सारी कंप्लीट। इतना इफेक्टिव होता है। जड़ी बूटी होती है, उसको उबालना पड़ता है। इन सब के पाउडर भी आते हैं। अगर आपको कभी जीवन में लगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम है, हम सुस्त से दिखते हैं, ठीक, ऐसा लगता हो कभी कभी, थक गए हैं, काम करने का मन नहीं है, नींद आ रही है, एनर्जी नहीं है, ऐसा फील होता है, 3 चीजें मिला लो। कौन सा बताएं? अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, 3 चीजें मिक्स करके पाउडर। और मीडियम जो घर में चम्मच होता है, मीडियम चम्मच, आधा चम्मच लेके आपको एक बार लेना है। अभी आपकी एज में, ठीक, शादी के बाद 2 बार ले लियो, अभी एक बार लेना है। तो दूध मिल जाए, दूध में या फिर गर्म पानी में आप पी के देखिए, एनर्जी इतनी भयंकर होगी, आपको लगे किसको मार के फेंक दें हम। सतावर, सफेद मूसली, अश्वगंधा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन देखो, आपकी अभी जो एज है, आपकी एज बिल्कुल नवयुवक वाली एज है। आफ्टर 35, 30-35 साल के बाद
हर इंसान को खाना चाहिए चीज, हर इंसान को खाना चाहिए। और बताएं, जब उम्र ढलती है, आजकल जो कॉमन बीमारी होती है घरों में, जैसे मान लो 40-45 साल उम्र हो गई, मम्मी को, पापा को, दादी है, तो गांठों में दर्द, जो मतलब यानी जॉइंट पेन, बॉडी में दर्द। आप ठंडी आ रही, अभी आप भी सुबह उठोगे, बैठ जाओगे, उठोगे बहुत दर्द हो रहा पैर। अलसी, अलसी का नाम सुना है? अलसी, ठंडी में अलसी के लड्डू बना के खा लो 15-20 दिन, पूरे साल भर दर्द नहीं होगा जोड़ों में। जो गांठों में कट 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 की आवाज आती है, अलसी। अलसी और सफेद तिल, काला तिल नहीं, नहीं तिल्ली अलग होती है। काला तिल देखा होगा, वैसे ही सफेद तिल है। ये मैंने जितनी चीज बताई है ना, इनको खाओ, आंख, नजर, दिमाग, बाल, स्किन सब मस्त रहेगा एकदम। खा के देखिए। मैंने इसीलिए बोला है, खाली दाल चावल से अच्छी बॉडी नहीं बनेगी, और जब तक शरीर नहीं स्वस्थ होगा, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। आगे ध्यान दो भैया। और जिसको वेट लूज करना हो, चिया सीड्स खा लो। चिया सीड्स आते हैं, आपको नहीं पता है, जो वो किराने दुकान, कौन देखो, आपने खाया 2 महीने, कैसे खाया आपको पता ही नहीं है, बिना कुछ खाए। उल्टा हो गया, बासी मुझे खाना होता है। और जब आप लोगे तो उसके 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है आपको। अगर और सुनो, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं, उनका कहना है कि मुझे सब ताकत भी चाहिए, ठीक, ताकत की चीजें खा रहे हैं, और उतना ज्यादा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिससे ताकत खत्म हुई जा रही है, बात तो ले दे के बराबर होगी। आप कह रहे हो सर मुझे पतले होना है, एक तरफ पतले होने की दवा, एक तरफ मोटे होने की चीजें खा रहे हो। फास्ट फूड को बंद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर नहीं कर पा रहे हो, फास्ट फूड का मतलब क्या है, ठीक है, मैदे की बनी चीज, कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो, नहीं खाना है। मैंने कहा ना, ये सब मैदे का है, हैं? आंखों में क्या है? जो मैंने बोला है ये परफेक्ट है, जो बोला है उसको लीजिए। हाँ, और इसमें अगर यूज कर सकते हो, अगर जैसे आपने कहा ना 2 चीजें, जैसे अभी मैंने आप पे लिखाई चीजें, ये सुबह आप खाइए, सुबह, और शाम के लिए एक चूर्ण बना लो, आंवला, हरड़, बहेड़ा, 3 चीजों का पाउडर चाहे ले लो, चाहे ऐसे खरीद के पाउडर बना लो। 1 चम्मच शाम को इसको, और सुबह 1 चम्मच इसको। हम आपको बता दें, कभी आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ जाए तो बताइएगा हमें, आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप सोचोगे मैं कितने साल से बीमार नहीं पड़ा, करके देखिएगा एक बार। शाम को ब्लैक पाउडर और सुबह व्हाइट पाउडर। ब्लैक क्यों? ब्लैक पाउडर बॉडी में जितने टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो रात भर में सब निकाल के सुबह बाहर, और सुबह जब व्हाइट पाउडर लोगे, सारे विटामिन मिनरल्स को सारी बॉडी में भेज देगा, एक्टिवेट हो जाएगी पूरी बॉडी। ये काम कर रहा है। आपको शायद नहीं पता है, जब ये एलोपैथ नहीं था तो पहले आयुर्वेद था,
सबसे पहले ये था ना, आयुर्वेद में बोला गया है कि पूरी बॉडी में सभी बीमारियों की जड़ 3 चीजें होती हैं। अगर 3 चीजें आपको नहीं है तो आपको कोई बीमारी नहीं, कभी नहीं होगी। वात पित्त कफ, ठीक, वात पित्त कफ, और इनको आयुर्वेद में त्रिदोष बोलते हैं। ये त्रिदोष होते हैं, ठीक। इनको खत्म करने की 3 चीजें हैं, आंवला हरड़ बहेड़ा, आंवला हरड़ बहेड़ा, ठीक। ये 3 चीजों का पाउडर आप लेना स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू। हम कहते हैं मरते दम तक आप लीजिए, रात को एक बार सोने से 1 घंटा पहले, कोई भी हो, सबके लिए। आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और जो आप आंखों की बात करते हैं ना, चश्मा कभी जीवन में नहीं आएगा। और एक बाल आपका सफेद हो जाए तो मुझे बताइएगा जीवन में दालेस नहीं होगा है? नहीं नहीं, मैंने कहा पाउडर 1 चम्मच। मार्केट में वहां कल मेला मिल रहा था, मेला में आंवले की कितनी सारी सामान मिल रही थी ना। आंवला था, उनके पास पाउडर भी था। अरे किसी किराने दुकान के लिए वहां महंगा भी मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है भाई, इतना ही रखेंगे। बिल्कुल।